आज आपको इंटरमीडिएट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टार्ट पढ़ाऊंगा। सो स्टार्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रकृति में है अपने पदार्थ पाए जाते हैं मैटर, तो वो प्रकृति में तीन अवस्थाओं में रहते, तीन भौतिक अवस्थाओं में रहते हैं। ये अपने पास मैटर है, फर्स्ट अवस्था है इसकी ठोस, और सेकंड अवस्था है इसकी द्रव, और थर्ड इसकी अवस्था है गैस। अब हमको ये जानना है कि जो ठोस है, जो उसके अवयवी कण है जैसे अणु, परमाणु या अणु, वो किस तरह से इसमें पैक होते हैं और ठोस इस तरह क्यों हार्ड होता है। तो जो ठोस के अवयवी कण है या परमाणु अणु जो आयन है वो वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनकी जो पैकिंग जो सिस्टम है वो एक नियमित होता है। तो जो द्रव है उसके जो अणु हैं वो ठोस के अणुओं की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं और गैस के इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा दूर होते हैं। अब ये इस तरह वेरी क्लोजली पैक क्यों होते हैं और ठोस हार्ड क्यों होता है और इसके आयतन फिक्स क्यों होते हैं, इस पर दो अपोजिट बल काम करते हैं। नंबर 1 है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और नंबर 2 अपना है थर्मल एनर्जी। ठोस की संरचना में जो अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है और जो थर्मल एनर्जी है वो नियरली अबाउट 0 होती है। तो इंटरमोलिकुलर अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल एक जो ठोस के जो अवयवी है परमाणु, अणु या आयन, उसके बीच काफी हैवी स्ट्रॉन्गली रूप से रहता है और इन अवयवी कणों को आपस में स्ट्रॉन्गली रूप से बांधे रखता है। और जो अपनी थर्मल एनर्जी है जो इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है वो 0 के नियरली अबाउट होती है। और जो अपने द्रव है उसमें अपना स्ट्रॉन्ग जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ठोस के अवयवी कणों की अपेक्षा काफी कम होता है, इसलिए द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। और जो अपना गैसीय है गैस, उसमें जो अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लगभग 0 होता है और थर्मल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इस जो इनको गैस के अणुओं को काइनेटिक एनर्जी अथवा गतिज ऊर्जा प्रदान करती है जिससे गैस में वातावरण में एकदम बड़ी तेजी से बहने की प्रवृत्ति होती है। ये हो गया। अब हमको आगे देखना है ये जो ठोस है, इस ठोस भी ये अपना 3 पार्ट्स में, ठोस अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 क्या होता है, ये ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। और नंबर 2 अपना अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि ठोस, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है। अब इससे पहले हम ठोस, द्रव और गैस में, लिक्विड में अंतर आपको बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस लिखना। तो हमने ये 3 कॉलम बनाए, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। इधर ये अपना प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 आयतन और आकृति, शेप एंड वॉल्यूम। जैसे कि आप जानते हैं जो सॉलिड्स है, सॉलिड की जो आकृति है वो फिक्स होती है और आयतन भी फिक्स रहता है। तो ये लिखेंगे आप
आयतन व आकृति निश्चित होती है। निश्चित होती है। As solids have definite shape and volume। ठीक है। और जो लिक्विड है वो अपनी कोई आकृति निश्चित नहीं रखता है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो लिक्विड है, द्रव है, वो अपनी आकृति फिक्स नहीं रखता। वो जैसे जिस भी वेसल में उसको डालती है उसी वेसल की शेप कर लेता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। देखो मेरे पास स्टूडेंट्स ये वाटर है, वो ग्लास वाटर है, इसके अंदर ये वाटर है। तो ये वाटर क्या करता है कि इस ग्लास की आकृति अपने में एक्सेप्ट कर लेता है, जूम कर लेता है। ठीक है, ऐसी ग्लास जैसे। अगर मैं इसी वाटर को इस बाउल में डालूं तो ये बाउल जैसा आपको एक्सेप्ट कर ले, देखिए ऐसे। तो ये डेफिनेट नहीं है कि जो इसकी शेप है वो ऐसी होगी, फिक्स नहीं होगी। जैसे भी वेसल में हम इसको डालेंगे उस वेसल की तरह ये अपनी शेप एक्सेप्ट करेगा। बाउल की तरह कर लिया, ग्लास की तरह। ओके, हम कहेंगे कि जो इसका आयतन है, द्रव का आयतन तो फिक्स रहेगा मगर आकृति निश्चित नहीं रहेगी। और अब हम गैस के बारे में, तो गैस का जो आयतन है, आप देखते हैं कि गैस का आयतन ना तो निश्चित है और ना ही उसकी आकृति निश्चित है। वो कैसे कि अगर हम गैस भी कोई लेंगे और किसी वेसल में भरेंगे, तो अगर 1 किलो भी गैस लेंगे, दूसरे में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जैसे ही, तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में मिस हो जाएगी। सो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसका आयतन कभी फिक्स नहीं रह सकता। सेम इसी प्रकार आकृति के बारे में, यदि हम गैस को एक 1 kg सिलेंडर में लेते हैं तो उस 1 kg सिलेंडर में भर जाएगी, सिलेंडर के उसमें रहेगी। अगर हम उसी 1 kg गैस को हम 14 kg सिलेंडर, बड़े सिलेंडर में लेंगे तो उस बड़े सिलेंडर की रहेगी। सो वी कैन से कि हम बोल सकते हैं कि ना तो आकृति निश्चित है और ना इसका आकार निश्चित है। नहीं है। नंबर 2 देखेंगे इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो अपना सॉलिड्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अभी आपको बताया था कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड्स कंडीशन में वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रबल रहेगा। और लिक्विड्स में है, लिक्विड में क्या होगा, द्रव में क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणु बल, इसको लिखेंगे अंतरा आणु बल। अंतरा आणु बल द्रव की अपेक्षा कम रहेगा, सॉरी सॉलिड की अपेक्षा कम रहेगा। और इसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स नगण्य, और गलनांक।
बनाए रखते हैं। ये जो द्रव है ये अपने सॉलिड्स की अपेक्षा जो अपने बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कम रहेंगे। ये देखो ये जो द्रव है अपने जो बोल क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट्स है द्रव की सॉरी सॉलिड्स की अपेक्षा कम होंगे। तो ये और अपना जो गैस है गैस में जो अपना बॉइलिंग पॉइंट्स है ये मैं जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वेरी वेरी लो होगा इन कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन है सॉलिड्स और लिक्विड्स की। वेरी वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स then solids and liquids। ये अपना नंबर 4 घनत्व डेंसिटी में D इज इक्वल टू मास अपॉन V। ठीक है एक आयतन में मास जितना मास होगा उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो हम इसके आधार पर बोलेंगे जो सॉलिड्स है तो सॉलिड्स के में जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है सिवाय H2O को छोड़कर। जो लिक्विड है लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा कम डेंसिटी होती है। तो द्रव जो भी द्रव है वे कम डेंस होते हैं कम सघन होती है। गैसेस हम देखें गैस के हम बहुत दूर दूर फैले रहते हैं तो उस बेस पे हम बोलेंगे कि गैस में वेरी वेरी लो डेंसिटी होती है कंपैरिजन ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो द्रव और ठोस की अपेक्षा गैस से बहुत कम सघन होती है। ठीक नेक्स्ट है फ्लूइडिटी में तरलता बहने की प्रवृत्ति। सॉलिड के अंदर बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है और जो लिक्विड है आपने देखा कि जो भी द्रव है द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है वो कुछ दूरी पर चलकर रुक जाते हैं तो वे बह सकते हैं। गैस में बहुत बहने की प्रवृत्ति होती है। आप गैस को थोड़ा सेंट डालिए सेंट क्या करता है थोड़ी दूर चलो पूरे एटमॉस्फेयर में घूम जाता है आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको उसकी फ्यूम्स दिखाई देगी दूसरा भी सेंट को महसूस करता है। ठीक है तो इस तरह से अपने गैस में जो क्या है कि बहने की जो प्रवृत्ति वेरी हाईली होती है। ठीक है अब आता है कंप्रेसिबिलिटी संपीड़न मतलब कि उसमें अगर आप प्रेस करोगे तो वो नहीं दबेगा। तो हम बोलते हैं कि जो अपना सॉलिड्स है जो अपना ठोस है उसके अंदर कंप्रेस संपीड़ितता नहीं होती है। ठीक है लिक्विड में इसकी अपेक्षा प्रेस जो कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है संपीड़ितता पाई जाती है। और अपने जो गैस है गैस के अंदर जो अपनी संपीड़ितता है और कंप्रेसिबिलिटी है वो वेरी हाई होती है। क्यों होती है आपने देखा अभी वही कि आप 1 किलो गैस को 14 किलो सिलेंडर में या उससे भी बड़े सिलेंडर में भर सकते हो तो पूरी फैली रहती है। अब उसी 1 किलो गैस को आप छोटे सिलेंडर में स्मॉल सिलेंडर में लीजिएगा वो 1 किलो केजी में भी आ जाएगी। तो इस बेस पे आप सही बिल्कुल बोल सकते हैं कि गैसों में कंप्रेसिबिलिटी और संपीड़ितता पाई जाती है। ठीक क्लियर। अब नेक्स्ट है सरफेस। आप कोई भी सॉलिड लोगे जैसे कि अपना मैं दिखाऊंगी आपको ये देखो मैं बनाता हूँ ये मेरे पास एक ट्यूब है हम ट्यूब का डिजाइन बनाते हैं ये देखिएगा
ये इसके अवयवी कण है। तो ये हमारे पास एक क्यूब है और ये क्यूब का आपको फिगर दिया तो इसकी सतह कौन है, ये सतह है, दूसरा ये सतह है, एक अंदर सतह है बैक में जो दिख रहा है जैसे ये व्हाइट बोर्ड है इसकी बैक में सतह है, एक ये इसकी निचली सतह है और एक ये साइड सतह है। तो इसमें कितने फेस सतह होगी, 6 है। ठीक है, तो इस आधार पे इस पर आप बोल सकते हो कि संबंध क्लियर है। तो कि हमारा जो सॉलिड्स है उसकी कई सतह होती है, सरफेस होती है। ठीक, ओके। अब चलते हैं जो वाटर है, जो द्रव है, द्रव को आप जहाँ भी रखोगे जैसे ग्लास में हमने दिखाया था, ग्लास भरोगे तो खाली उसका ज्यादा एक ऊपर लेयर होता है, ऊपरी स्पेस होती है। तो हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि लिक्विड है वो ओनली वन अपर लेयर सरफेस रखता है। और गैस, गैस में तो कोई सतह ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है, तो गैस है नोट कोई सरफेस। तो आप इसको पूरा कंप्लीट कॉपी को उतार लो ना, ठीक है, और इसे अच्छी तरह स्टडी करना। अब इससे आगे चलते ही हमने आपको अंतर बताया किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसका है, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का एंड गैसेस का। अब हमारा जो मेन टारगेट है, जो मेन उद्देश्य है हमारा सॉलिड की स्टडी करना है। ठीक, अब हम आपको लेके चलते सॉलिड्स। ये देखेंगे सॉलिड्स जो अपने है, ठोस जो है, ठोस को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलेट ठोस, और दूसरे को अक्रिस्टलेट ठोस। जब इसका स्टडी करेंगे तो स्टडी करना है ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो ठोस जो है अपने 2 टाइप्स होते हैं, एक क्रिस्टलेट ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलेट ठोस। ठीक है, और अक्रिस्टलेट ठोस को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। अमोर्फस का मीन्स ये है कि आकृति नहीं होती, अमोर्फस मीन्स कि कोई आकृति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे इससे ही, ये याद रखना है अमोर्फस, अमोर्फस मीन्स आकृति नहीं होती है। तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो फ्रेंड्स पहले हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन जो ठोस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जो उसके अवयवी कण हैं उनके जो पैक्ट होने की जो कंडीशन है वो एक नियमित होती है, एक रेगुलर होती है, और जो इनका पैटर्न है उसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण प्राप्त होता है। ठीक है, तो नंबर 1 देखिएगा, तो लिखो आप क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। फिर नेक्स्ट लिखो आप क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कौन से होते हैं, जैसे परमाणु या अणु या आयन, ये होते हैं अवयवी कण। ठीक है, कि अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित मतलब रेगुलर व्यवस्था होती है। तथा अवयवी कणों की
कणों की यह व्यवस्था दीर्घप्रासी लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, ये उदाहरण लिया पूरा। देखो आप, अर्थात अवयवी कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है, ठीक है। अब इस पैटर्न की संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। ये होता है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व निश्चित होते हैं और इनके शीतलन व कूलिंग कर्व असतत डिस्कंटिन्यूअस, लगातार नहीं हो रहे, मींस ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे होता है ये। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिस्कंटिन्यूअस होते हैं। ये अपना समय है, इस साइड और इस साइड अपना टेम्परेचर है। तो जो अपने क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे कि अपना शुगर है, शुगर का जो टेम्परेचर है वो 58 K पर होता है। तो अगर हम जब भी शुगर को क्या करेंगे कि उसको हीट करेंगे तो 458 K पर ही वो जाके मेल्ट होगी, इससे पहले मेल्ट नहीं होगी। अगर इससे 4.8 से कम रहेगा तो वो मेल्ट नहीं होगी। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं अपना, इससे जो प्राप्त होगा। ऐसे वो जो टेम्परेचर कूल ठंडा होगा और वो जो क्रिस्टल होंगे तो वो अपने निश्चित टेम्परेचर पे ही क्रिस्टलाइज होंगे। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट है, ये क्रिस्टलीय ठोसों को, वास्तविक ठोस को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। इन क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस और ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक एंड आइसोट्रोपिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विषमदैशिक मतलब कि जो हमका अवयवी कण है, जो उनकी संरचना है, उस पर हम देखते हैं। तो जैसे अपना कौन होता है कि जैसे अपना विद्युत चालकता है, उसमें चालकता है, यांत्रिक ऊष्मा हुई है, शांतता हुई है, अपवर्तनांक है, तो ये क्या कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। तो उस कारण से हम बोलते हैं कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस है विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस है विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भौतिक गुण है, जैसे गुण है विद्युत चालकता, उसमें चालकता, अपवर्तनांक, श्यानता, यांत्रिक दृढ़ता आदि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी बताया था आपको। क्लियर। अब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं? जो हमारे पास धातु है, ठीक है, जो अधातु है और जो यौगिक है। धातु फॉर एग्जाम्पल देते हैं आयरन है, Au गोल्ड, Ag, ठीक है, और ये Au हो गया तो ये कॉपर, ठीक, Au कॉपर, Ag है, फेरिक है, कॉपर है, Ag है, Au है। अधातु फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर, फास्फोरस, यौगिक
NaCl, Na2SO4, K2CO3, KNO3, MgO, जिंक S और CaF2 एक्स्ट्रा EtCl। ओके, तो आज स्टूडेंट्स यहाँ तक ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्रिस्टिलेटोजों के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, एक्रिस्टिलेटोज के बारे में बताएंगे, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लिंक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।